Hi guys, welcome back to my channel. For all those people who are preparing for Master of Political Science from IGNOU or from any other university, maybe they will be having exam in few days. So for especially IGNOU people, I have prepared a complete list of previous year question papers, which had come in previous 5 year exams. So I have prepared the list and I'm going to discuss each question वन बाय वन। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि हाँ यार क्वेश्चन समझाने वाला मिल जाए, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड बात रही अगर कि नोट्स की, सो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग दी नोट्स बट यू कैन जैसे सुनते हैं सो आप उस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो जो डेमोक्रेसी का ओरिजिन है उसे 1992 में सेलिब्रेट किया गया था कि डेमोक्रेसी को अब 2500 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। जो एंशियंट ग्रीक थे उन्होंने डेमोक्रेसी को फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया था 2500 ईयर्स एगो, ठीक है। कोई भी किसी भी अदर पॉलिटिकल आइडिया को, चाहे वो मोनार्की हो, एरिस्टोक्रेसी हो, कुछ भी हो, उसे इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया है जिस तरह से डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेटिया वर्ड से निकली है। डेमोक्रेटिया में डेमोस का मतलब होता है द पीपल एंड क्रेटेरिया का मतलब होता है रूल, ठीक है। फॉर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें पीपल रूल करते हैं। किस तरह से रूल करेंगे, या तो डायरेक्टली रूल करेंगे या फिर इनडायरेक्टली रूल करेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट रूल क्या होता है? डायरेक्ट रूल का मतलब है कि लोगों की पर्सनल पार्टिसिपेशन होगी। अगर बात करें इनडायरेक्ट रूल की तो मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और वो हमारे लिए डिसीज़न लेंगे, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट और मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है? जो एंशिएंट डेमोक्रेसी थी उसमें जो पीपल है उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग थी। मतलब जो स्लेव्स थे, वीमेन थी और जो फॉरेनर्स थे उन्हें पीपल में इंक्लूड नहीं किया गया है। और अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें सभी लोगों को पीपल में इंक्लूड किया गया है। मतलब सभी लोगों को और डेमोक्रेसी में पार्ट लेने का राइट है, ठीक है। उसके बाद पावर जो थी वो रोटेट कर रही थी किसके हाथ में? एरिस्टोक्रेसी के हाथ में, जनरल्स के हाथ में और लैंडलॉर्ड्स के हाथ में। जो स्ट्रगल था डेमोक्रेसी के लिए अगेंस्ट द पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, तो जो वो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी थी वो किस बेस पे थी? वो बेस पे थी बर्थ और वेल्थ के बेस पे, ठीक है। जो एथेनियन डेमोक्रेसी है, एथेनियन डेमोक्रेसी का मतलब हमने सबसे पहले पढ़ा है कि ग्रीक में डेमोक्रेसी आई, तो ग्रीक की कैपिटल एथीन, ठीक है। तो जो एथेनियन डेमोक्रेसी थी उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल थी। जो लोग थे वही सारे मैटर्स पर डिसीजन लिया करते थे और 300 दिन एक साल में मिला करते थे, ठीक है, और डिसीजन लेने के लिए। अब आ जाते हैं बात की भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ ली, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है ना, अगर हम मॉडर्न टाइम में बात करें कि यार मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्निटी है उसका फ़ीचर क्या है या उसका करैक्टरिस्टिक क्या है? तो डेमोक्रेसी उसका करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें कि जो हम मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, तो ब्रिटेन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मतलब ब्रिटेन को हम कंसीडर करते हैं कि जब उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इन द मिड 18th सेंचुरी, ठीक है, तो उसमें डेमोक्रेसी आ गई थी। जो फ्रांस और अमेरिका है उसमें डेमोक्रेसी आई उनके रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। तो मिड ऑफ 18th सेंचुरी में आ गई ब्रिटेन में, और लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी में आई फ्रांस और अमेरिका में, ठीक है। तो ब्रिटेन से हम शुरुआत करेंगे। जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में 17th सेंचुरी में, तब फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश। जो पावर थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी क्राउन के हाथों से पार्लियामेंट के हाथों में। पार्लियामेंट में दो हाउसेस थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स थे वो एक इलेक्टेड चैम्बर था। मतलब जो उसमें मेंबर्स थे वो इलेक्शन के थ्रू आते थे, ठीक है। बस वहाँ पे ना इनइक्वालिटी क्या थी कि
कि वो जो मेंबर इलेक्ट होते थे वो इस बेस पे होते थे कि उनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, वेल्थ है या नहीं है। मतलब इलीट क्लास को ही वोट इलीट क्लास को ही मतलब वहाँ बैठने का राइट था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 1832 रिफॉर्म एक्ट, जिसमें जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, पीजेंट्स हैं, इन्हें भी राइट दे दिया गया कि ठीक है भाई, तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट तुम्हारे पास 10 यूरो या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1929 में वीमेन को राइट दे दिया गया वोट देने का। 1948 में ब्रिटेन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे फ्रांस की। तो जो फ्रांस है ना, उसमें पीसफुल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं आई है ब्रिटेन की तरह, रेडिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आई है। मतलब लोगों ने विरोध किया, अपने हक के लिए लड़े, फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी आई है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में। लोग डिमांड करते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोवरेनिटी की, ठीक है। तो जो पर्सनल लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, रिलीजन है, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी है और पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789, ठीक है। तो बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया कब, 1791 में। 1789 में रेवोल्यूशन, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। बट यूनिवर्सल मेल सफरेज, मतलब सभी मेल्स को वोट देने का राइट, फीमेल्स वर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। प्रॉपर्टी चाहिए थी वोट के लिए, जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट देगा। अम, जो घर पे काम करते थे या सर्वेंट्स थे, उन्हें वोट देने का राइट नहीं था, ठीक है। तो फ्रांस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब आई, 1946 में, मतलब जब विमेन को भी वोट देने का राइट मिल गया। अब हम यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए में ना इंडिपेंडेंस को 1776 में डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि 1776 में यूएसए भी पहले कॉलोनी माना जाता था, वो फ्री हो गया था और लीगल क्रिएशन होगी किसकी, यूएसए की। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था 1775 से 1783, और इस रेवोल्यूशन के दौरान जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसे एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। जो स्लेवरी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, सिटीजन्स थे उनको सभी को इक्वल माना गया, और जो पावर थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, ठीक है। जो डेमोक्रेसी है उसको जनरेट किया गया किस उस मुद्दे पे कि लिबरलिज्म और इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो पढ़ लिया हमने जनरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, कि कैसे कैसे डेमोक्रेसी आई। अब बात कर लेते हैं जॉन लॉक की। उनके अकॉर्डिंग क्यों डेमोक्रेसी आई, ठीक है। सबसे पहले तो हमें कैसे पता चलता है, तो उनकी एक बुक है सेकेंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1881, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका, क्लासिकल लिबरल आइडियाज़ के। जब लिबरल आइडिया शुरू हुए तो जो क्लासिकल वाले थे उसका ये इम्पोर्टेंट सोर्स है, ठीक है। तो इन्होंने बात करी हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कहने का मतलब है हाइपोथेटिकल स्टेट, गवर्न का मतलब है ऐसे स्टेट जिसके जो इमेजिनेटिव हो। उनका कहना था कि यार जो स्टेट थी ना वो लॉ ऑफ नेचर के द्वारा रूल की जाती थी, ठीक है। कोई एजेंसी नहीं थी, कोई लॉ नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। लॉ ऑफ नेचर मतलब लोग खुद मतलब कर रहे थे सब कुछ, ठीक है। और सब कुछ पीसफुल वे में रह रहे थे। भगवान ने उन्हें इक्वालिटी, फ्रीडम दे रखी थी। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, कुछ लोग थे वो दूसरों को इन्वेड करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस इन्वेजन को रोकने के लिए जो मैन था उसने लॉज बनाया, ठीक है। जैसे जैसे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट झगड़े इंक्रीज होते गए, ठीक है, उन्हें बनाने पड़े क्या, अथॉरिटी सिस्टम, ये सब लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, म्यूचुअल कांटेक्ट किया, मतलब मिले, और उन्होंने अपने लिए खुद ही अथॉरिटी बनाई, लॉ बनाए, ठीक है। लॉ बनाया, स्टेट बनाई, पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, ताकि उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उनकी लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपने काम को करने के लिए, तो पीपल को राइट था
कि वो अपनी गवर्नमेंट को रेजिस्ट कर सके और रिप्लेस कर सके। जॉन लॉक का प्रिंसिपल है, अम, इसी के बेस पे जो अमेरिका में डेमोक्रेसी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और जो रूसो का प्रिंसिपल है उनके बेस पे फ्रेंच की डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।